आज अगर आप सोचते हैं कि आप स्टोइकवाद को जानते हैं, तो शायद आप सिर्फ उसकी छाया जानते हैं। हमारे समय में यह दर्शन अपनी असली रूप में नहीं, बल्कि एक कमजोर, चमकदार और अधूरा संस्करण बनकर लौट आया है। एक ऐसा संस्करण जो आपको मजबूत नहीं बनाता, बल्कि आपको उस मशीन का एक और पुर्जा बना देता है जिसे आप खुद तोड़ना चाहते हैं। और इसी आधुनिक भ्रम को कुछ लोगों ने एक नाम दिया है, ब्रोइज्म। फिर भी प्राचीन स्टोइक इससे बिल्कुल अलग थे। उनका लक्ष्य उत्पादकता नहीं था, नहीं अमीरी, नहीं कॉरपोरेट प्रदर्शन। तो फिर असली स्टोइकवाद क्या था, और कैसे उसकी गलत समझ आज आपकी जिंदगी को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही है? आजकल जब हम किसी व्यक्ति को स्टोइक कहते हैं, तो हमारा मतलब अक्सर होता है कि वो भावनात्मक रूप से दूर है, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो केवल तर्कसंगत सोच से प्रेरित होता है, भावनाओं से नहीं। ये चित्रण, सच्चाई कहूं तो, इतना विकृत है कि यदि प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों को इसका पता चलता, तो शायद वे अपनी कब्र में करवटें बदलने लगते। ये केवल एक सतही समझ है। ये उन स्टोइकवाद केवल एक भावनात्मक नियंत्रण की तकनीक नहीं थी। ये एक व्यापक जीवन प्रणाली थी, जिसने ब्रह्मांड की प्रकृति, ज्ञान की प्राप्ति के तरीके और एक अच्छे जीवन के अर्थ को समझने का प्रयास किया। ये जानना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन स्टोइक वास्तव में क्या मानते थे, खासकर जब उनकी शिक्षाओं का उपयोग आज इतने सीमित और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। हमारा ये सफर हमें न केवल मार्कस ऑरेलियस के प्रसिद्ध नैतिक सुझावों से आगे ले जाएगा, बल्कि हमें स्टोइक तर्कशास्त्र के जटिल जाल और उनके भौतिक ब्रह्मांड की क्रांतिकारी अवधारणाओं में भी डुबोएगा। हम देखेंगे कि कैसे यह दर्शन, जो एथेंस के एक साधारण चित्रित बरामदे से शुरू हुआ, हेलेनिस्टिक दुनिया में सबसे लोकप्रिय बन गया, और कैसे इसके विचार आज भी हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें यह सिखाएगी कि एक सच्चा स्टोइक होना केवल भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि तर्क, प्रकृति और सद्गुण के साथ पूर्ण तालमेल में जीवन जीना है। स्टोइकवाद एक दर्शन के रूप में प्राचीन ग्रीस में तथाकथित हेलेनिस्टिक युग के दौरान विकसित हुआ। वास्तव में स्टोइकवाद संभवतः हेलेनिस्टिक दुनिया में दर्शन का सबसे व्यापक और लोकप्रिय स्कूल था, जो तीसरी और चौथी शताब्दी ईस्वी में नवरटोवाद के उदय तक हावी रहा और निश्चित रूप से आज तक अपना प्रभाव बनाए हुए है। इसकी स्थापना एथेंस में हुई थी, जो दर्शन के लिए प्राचीन शहरों में सबसे केंद्रीय था। इसका नाम स्टोइकवाद ग्रीक शब्द स्टोआ पोइकिले से आया है, जिसका अर्थ है रंगा हुआ बरामदा, और ये एथेंस में अगोरा बाजार के ठीक बगल में स्थित एक वास्तविक बरामदे को संदर्भित करता है। यह हलचल भरे शहर के जीवन के बीच में था कि पहले स्टोइक जानबूझकर जनता के साथ जुड़ने के लिए इकट्ठा होते थे। स्टोइकवाद के संस्थापक को अक्सर किटियम के ज़ेनो ऑफ सिटियम कहा जाता है, जो मूल रूप से साइप्रस के थे। कहा जाता है कि उन्होंने प्रसिद्ध संकी दार्शनिक क्रेट्स के अधीन दर्शन का अध्ययन किया था, और वास्तव में स्टोइकवाद और संकियों के बीच कुछ महत्वपूर्ण समानताएं हैं, लेकिन ज़ीनो ने अन्य दार्शनिकों के साथ भी अध्ययन किया था, और उन्होंने जिस स्कूल की शुरुआत की वो कई महत्वपूर्ण मायनों में अद्वितीय और मौलिक था। जबकि ज़ीनो को संस्थापक माना जाता है, दर्शन की मूलभूत विशेषताएं निश्चित रूप से उनके उत्तराधिकारियों के साथ समय के साथ विकसित हुई। उनके बाद सबसे पहले क्लेंस और फिर क्रिसिपस
आए, जो शास्त्रीय स्टोइक सिद्धांतों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक है और जिन्हें अक्सर सभी स्टोइक दार्शनिकों में सबसे महान माना जाता है। क्रिसिपस भी अन्य स्टोइक नेताओं की तरह एथेंस में रहते थे। कुछ अन्य परंपराओं के विपरीत जिनकी हमने चर्चा की है, स्टोआ वास्तव में एक नेता के साथ जुड़े लोगों के समूह के अर्थ में एक शाब्दिक स्कूल था और क्रिसिपस इस स्कूल के ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्रमुख थे। कहा जाता है कि उन्होंने 700 से अधिक पुस्तकों में जीनों के विचारों की अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत करते हुए अविश्वसनीय मात्रा में काम लिखा था। मुझे ये बताते हुए कोई खुशी नहीं हो रही है कि इनमें से एक भी काम जीवित नहीं बचा है। हालांकि हमें क्रिसिपस के विचारों और महत्व के बारे में अन्य कार्यों में संदर्भों और उद्धरणों के माध्यम से पता चलता है और इस प्रकार हम उनके विचारों का एक अंदाजा लगा सकते हैं। स्टोइकवाद के लिए इस व्यक्ति के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने सभी प्रकार के दार्शनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नवाचार किए, शायद सबसे ऊपर तर्कशास्त्र में, और हमें जल्द ही इनमें से कुछ विचारों में उतरने का समय मिलेगा। स्टोइकवाद दर्शन के उन तथाकथित हेलेनिस्टिक स्कूलों में से एक है। साथ ही अन्य प्रमुख समूहों जैसे प्लेटोनिक अकादमी के संशयवादियों, स्केप्टिक्स, एपिक्यूरियंस और निश्चित रूप से संकियों और पेरिपेटेटिक्स के साथ वे अक्सर इन अन्य स्कूलों, विशेष रूप से संशयवादियों जो उनके कट्टर दुश्मन थे, के साथ वाद विवाद और बहस में संलग्न रहते थे। और स्टोइकवाद को समझने के लिए इस बड़े दार्शनिक वातावरण को समझना सहायक होता है। वास्तव में इन सभी स्कूलों को एकजुट करने वाली एक बात थी, सुकरात के प्रति उनका सम्मान। स्टोइक, संशयवादी, संकी, एपिक्यूरियन, वे सभी कम से कम कुछ अर्थों में सुकरात के विचारों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते थे। समस्या यह थी कि वे सभी उन विचारों की अलग अलग व्याख्या करते थे। हम सुकरात और उनकी गतिविधियों के बारे में मुख्य रूप से प्लेटो के प्रवचनों और प्लेटो तथा उनकी अकादमी का अनुसरण करने वालों से जानते हैं। अकादमी के लोगों ने निश्चित रूप से सुकरात को एक मौलिक रोल मॉडल के रूप में देखा, और जबकि शुरुआती अकादमी प्लेटो के वास्तविक सिद्धांतों का पता लगाने की कोशिश करने से संबंधित थी, उसके तुरंत बाद ध्यान में एक बड़ा बदलाव आया। इसके बजाय शिक्षाविदों ने संवादों से संशयवाद की मुख्य विषय वस्तु को निकाला। सुकरात या प्लेटो किसी वास्तविक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे या सिद्धांत को स्पष्ट नहीं किया जाना था, बल्कि पूर्ण ज्ञान के किसी के भी दावे को चुनौती दे रहे थे। इस प्रकार प्लेटोनिक अकादमी को संशयवादियों के रूप में जाना जाने लगा, जिनकी मुख्य दार्शनिक विशेषता उनके नाम में ही निहित है। उनका मानना था कि हम दुनिया में किसी भी चीज के बारे में निश्चितता या सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि कम से कम कुछ स्कूलों या संशयवाद की शाखाओं में संभावना के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। यह निश्चित रूप से एक बहुत ही संक्षिप्त और सामान्य प्रस्तुति है, लेकिन ये इस स्कूल का सार है। एपिक्यूरस नामक व्यक्ति द्वारा स्थापित एक स्कूल प्रकृति में सुखवादी था। उनका मानना था कि जीवन में जो कुछ मांगा जाना चाहिए वो आनंद है, यद्यपि संयम में। वास्तव में इन सभी दर्शनों को छूने या उनसे निपटने वाली एक और विशेषता जीवन में लक्ष्य का प्रकार है, जिसे एटरैक्सिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है कुछ हद तक अशांति या परेशानी की अनुपस्थिति। शायद इसे मोटे तौर पर संतोष के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। कभी कभी इसे खुशी के रूप में अनुवादित किया जाता है,
लेकिन ये इसके साथ न्याय नहीं करता है। तो कोई इस अतारक्सिया की स्थिति को कैसे प्राप्त करता है और इससे जुड़ा हुआ एक अच्छे जीवन की प्रकृति क्या है? अच्छा, यहां कुछ ऐसा परिभाषित किया जा रहा है जो अपने आप में वांछनीय है। एपिक्यूरियन के लिए उत्तर बहुत सरल था। जीवन में सर्वोच्च अच्छा आनंद है। आनंद ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इस दुनिया में मूल्यवान है। क्योंकि वे भौतिकवादी थे, ये एक काफी स्पष्ट निष्कर्ष प्रतीत होता था। लेकिन ये अधिक क्रूर अर्थों में सुखवाद नहीं है। एपिक्यूरस के विचार वास्तव में उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। वो सबसे अच्छे विकल्प के रूप में एक प्रकार की तपस्वी जीवन शैली का सुझाव देते हैं, जहां सच्चा आनंद अतारक्सिया या संतोष है, जो एक मध्यम जीवन शैली और उससे उत्पन्न होने वाले सुखों के साथ आता है। शैक्षणिक संशयवादियों का एक अलग विचार था। उनके लिए मनुष्यों के लिए कोई निश्चित ज्ञान उपलब्ध नहीं था, इसलिए हमें किसी भी चीज के बारे में निर्णय को निलंबित करना है जिसे हम जानते हैं। ये महसूस, लेकिन दर्शन में तर्क वास्तव में एक तरह का विज्ञान है। ये सत्य की प्रकृति और हम कैसे जान सकते हैं कि क्या सत्य है, इसका अध्ययन और जांच करने का एक तरीका है। तर्क स्टोइक के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कुछ मायनों में अन्य दो श्रेणियों के लिए एक तरह की पूर्व शर्त के रूप में। एक तुलना में दर्शन को एक अंडे के रूप में देखा जाता है। खोल तर्क है, अंडे का सफेद भाग भौतिकी है और अंडे की जर्दी नैतिकता है। ये पदानुक्रम भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए क्रिसिपस संरचना का अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हैं। तर्क खोल के रूप में, नैतिकता सफेद भाग के रूप में और भौतिकी जर्दी के रूप में। लेकिन तर्क हमेशा इस सादृश्य में पहला या बाहरी खोल होता है। अब मैं एक तर्कशास्त्री नहीं हूं, इसलिए यदि मैंने वास्तव में स्टोइक तर्क में गहराई से गोता लगाने का प्रयास किया तो यह शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं संक्षेप में उल्लेख कर सकता हूं कि स्टोइक तर्क दर्शन के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और स्टोइक ने तर्क को इस तरह से विकसित किया जो बहुत प्रभावशाली बन गया और विशेष रूप से क्रिसिपस को स्टोइक तर्क के बहुत से मूल प्रवर्तक के रूप में दृढ़ता से जोड़ा और देखा जाता है। क्रिसिपस को वास्तव में कभी कभी पूरे इतिहास के सबसे महान तर्कशास्त्रियों में से एक माना जाता है। वो वास्तव में कई मायनों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और ये उनमें से एक था। हालांकि पूरे इतिहास में अरस्तु का तर्क सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है, कम से कम आधुनिक काल तक। और अरस्तु का तर्क और स्टोइक का तर्क कुछ मौलिक तरीकों से अलग है। एक बहुत ही संक्षिप्त सारांश के रूप में, अरस्तु का तर्क न्याय वाक्य सिलोजिज्म्स पर आधारित एक श्रेणीबद्ध तर्क है। एक क्लासिक न्याय वाक्य कुछ इस तरह होगा: सभी ए बी के बराबर है और सभी बी सी के बराबर है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि सभी ए भी सी के बराबर है। या अक्षरों को वास्तविक शब्दों से बदलने के लिए, सुकरात एक आदमी है, सभी पुरुष नश्वर हैं। इसका मतलब ये होना चाहिए कि सुकरात नश्वर है। स्टोइक तर्क इसके बजाय प्रस्तावों और उनके संबंध पर आधारित है।
उदाहरण के लिए एक क्लासिक स्टोइक प्रस्ताव, यदि दिन है तो प्रकाश है, लेकिन दिन है इसलिए प्रकाश है। क्रिसिपस फिर से इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन प्रस्तावों के बारे में क्या है जो उन्हें सत्य बनाता है? कुछ दार्शनिक तर्क देंगे कि एक प्रस्ताव तब तक सत्य है जब तक कि दूसरा भाग वास्तव में गलत नहीं है, जबकि पहला भाग सत्य है। उदाहरण के लिए, यदि मैंने कहा यदि दिन है तो मैं तर्क समझाने में महान हूं, तो इसे कुछ दार्शनिकों द्वारा सत्य माना जाएगा, जिसमें मेगारा के फिलो भी शामिल है, क्योंकि इन दोनों कथनों में से कोई भी आवश्यक रूप से गलत नहीं है। हालांकि आप निश्चित रूप से दूसरे भाग के बारे में बहस कर सकते हैं। हालांकि क्रिसिपस सहमत नहीं थे। उन्होंने मूल रूप से यह विचार रखा कि एक प्रस्ताव तभी सत्य हो सकता है जब परिणाम का विपरीत, यानी दूसरा भाग, पहले भाग को झूठा साबित कर दे। आप कह सकते हैं, यदि दिन है तो मैं तर्क समझाने में खराब हूं और इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। चाहे मैं तर्क समझाने में अच्छा हूं या बुरा, इसका दिन होने पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम एक प्रस्ताव लेते हैं जिसे क्रिसिपस के अनुसार सत्य माना जाएगा, जैसे कि पहले से उल्लिखित क्लासिक, यदि दिन है तो प्रकाश है, तो चीजें अलग हैं। क्योंकि यदि दूसरा भाग सत्य नहीं है, यदि उदाहरण के लिए अंधेरा है, तो पहला भाग सत्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि यह दिन के बजाय रात है। दूसरे शब्दों में, यदि दिन है तो प्रकाश है एक सच्चा कथन है। क्रिसिपस हमें 5 तर्क रूप देते हैं, जिनमें से पहला वह है जो हमने पहले ही दिया है, यदि दिन है तो प्रकाश है, लेकिन दिन है इसलिए प्रकाश है। दूसरा तर्क रूप वास्तव में भाग ए और बी में सत्यों के बीच संबंध के बारे में हमारे द्वारा अभी किए गए बिंदु को स्पष्ट कर सकता है। यह रूप जाता है, यदि दिन है तो प्रकाश है, लेकिन प्रकाश नहीं है इसलिए दिन नहीं है। हम अब सभी तर्क रूपों से नहीं गुजरने वाले हैं या इस विषय में गहराई से नहीं जाने वाले हैं, लेकिन ये स्टोइक और क्रिसिपन तर्क की मूल विशेषताएं हैं जो अरिस्टोटेलियन तर्क से कुछ महत्वपूर्ण तरीकों से भिन्न है। कहने की जरूरत नहीं है कि स्टोइक ने तर्क को दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना और कुछ मायनों में अन्य 2 श्रेणियों, भौतिकी और नैतिकता में जाने के लिए एक तरह के शुरुआती बिंदु या पूर्व शर्त के रूप में। इस स्कूल की भौतिकी वास्तव में दिलचस्प है। सबसे पहले, स्टोइकवाद में कोई तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विचार करने के लिए भौतिकी से परे सचमुच कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, स्टोइक भौतिकवादी है। वे मानते हैं कि जो कुछ भी मौजूद है
वो शरीर या पदार्थ है। यहां तक कि मानवीय आत्मा और ईश्वर भी अंततः भौतिक, शारीरिक चीजें हैं। अरस्तु में एक अभौतिक प्रथम कारण जैसा कुछ भी नहीं है। प्लेटोवाद में अभौतिक आत्माओं जैसा कुछ भी नहीं है, और निश्चित रूप से रूपों की कोई दुनिया नहीं है। उसी समय वे ये भी मानते हैं कि एक प्रकार का सक्रिय बुद्धिमान सिद्धांत है जो ब्रह्मांड पर शासन करता है। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड को दो पहलुओं में विभाजित किया गया है, एक सक्रिय पहलू और एक निष्क्रिय पहलू। पदार्थ, जिसे कभी कभी प्राइम मैटर कहा जाता है, दुनिया में निष्क्रिय सिद्धांत है, लेकिन एक सक्रिय सिद्धांत भी है। दुनिया को एक शक्ति द्वारा कारण और बुद्धिमत्ता के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, जिसे वे लोगोस कहते हैं। हम एक बार फिर उस शब्द का सामना करते हैं जिसे अक्सर शब्द के रूप में अनुवादित किया जाता है, जैसे कि जॉन के सुसमाचार में, जहां उद्धरण शुरुआत में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। शब्द लोगोस का अर्थ हमारे शब्द की अवधारणा से कहीं अधिक है। इसका अनुवाद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अन्य बातों के अलावा ये एक प्रकार के कारण के सिद्धांत को समाहित करता है। लोगोस कारण के रूप में चीजों को व्यवस्थित करता है। ये मानवीय कारण की एक संकाय है, लेकिन कारण का एक अधिक सार्वभौमिक सिद्धांत भी है, खासकर स्टोइकवाद में, जहां लोगोस शासी बुद्धिमत्ता है जो पूरे ब्रह्मांड को व्यवस्थित करती है, और इसे ईश्वर या ज्यूस के साथ पहचाना जाता है। वास्तव में स्टोइक लेखन के कुछ खंड काफी पवित्र और आश्चर्यजनक रूप से भक्तिपूर्ण प्रकृति के हैं। हे अमर, सबसे शानदार, कई नामों से पुकारे जाने वाले शक्तिशाली ईश्वर, हे सार्वभौमिक प्रकृति के संप्रभु राजा, कानून के साथ तालमेल में इस दुनिया का संचालन करते हुए सभी को नमस्कार। स्टोइक का ये सर्वेश्वरवादी ईश्वर प्रकृति के साथ ही पहचाना जाता है। ये दुनिया में प्रकृति से अलग कुछ नहीं है, बल्कि ये सब कुछ किसी तरह से व्याप्त करता है। जैसा कि हमने कहा, ये दुनिया का सक्रिय पहलू है जो सभी चीजों का हिस्सा है। लेकिन याद रखें, स्टोइक भौतिकवादी है, इसलिए ये ईश्वर दुनिया में मौजूद कुछ अभौतिक नहीं है, बल्कि किसी तरह एक भौतिक चीज भी है। वास्तव में इसे अक्सर न्यूमा शब्द से भी पुकारा जाता है, जिसका अक्सर श्वास या ज्वलंत श्वास के रूप में अनुवाद किया जाता है। ईश्वर एक प्रकार की अग्नि है, निश्चित रूप से शाब्दिक रूप से नहीं, बल्कि अग्नि या श्वास के समान बहुत सूक्ष्म प्रकार के पदार्थ के अर्थ में। यह भौतिक है, लेकिन किसी तरह सभी चीजों को व्याप्त करता है, प्रकृति के साथ ही समान है।
ऑरेलियस के लेखन में देखते हैं। उदाहरण के लिए, जो भीतर के दिव्य को संदर्भित करता है। ईश्वर भीतर और बाहर है, ये हर जगह है, ये स्वयं प्रकृति है और ये लोगोस के कारण के अनुसार चलता है और बदलता है, जो स्वयं के समान भी है। और यही वह है जिसका अर्थ है प्रकृति के अनुसार जीना, खुद को उस तरीके से संरेखित करना जिस तरह से प्रकृति काम करती है, दिव्य लोगोस के साथ। और निश्चित रूप से इसके महत्वपूर्ण नैतिक परिणाम है। इस भौतिक दृष्टिकोण के कारण पूरे ब्रह्मांड को एक ही चीज कहा जा सकता है। मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशंस में कहते हैं, ब्रह्मांड को हमेशा एक जीवित प्राणी के रूप में सोचे, जिसमें एक पदार्थ और एक आत्मा शामिल है। कैसे सब कुछ इस एक चेतना में समा जाता है, कैसे एक ही आवेग इसके सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, कैसे सभी चीजें हर उस चीज में सहयोग करती है जो होती है। ये सबका ताना बाना और जाल, ये बहुत स्वाभाविक रूप से स्टोइक भौतिकी की एक और प्रमुख विशेषता की ओर ले जाता है, जो संबंधित विकास के लिए बहुत प्रभावशाली होगी, जो कि कॉस्मिक सिंपैथी, कॉस्मिक सिंपैथी या सिंपेथिया का विचार है। ये मूल रूप से ये धारणा है कि ब्रह्मांड में सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई और परस्पर निर्भर है। एक दूर के सौर मंडल में किसी ग्रह पर धूल के एक कण का मेरे अंगूठे या आपके साथ या बाहर के पेड़ों के साथ सीधा संबंध है। सब कुछ लगभग एक गुप्त, गूढ़ तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आखिरकार सब कुछ एक चीज है। मुझे गलत मत समझिए, ये परस्पर जुड़ाव स्टोइक के लिए भी किसी तरह भौतिक है, ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर या न्यूमा भौतिक है। भले ही बाद के आंकड़े जैसे नवोवादी इन विचारों की व्याख्या अधिक आध्यात्मिक तरीकों से करेंगे, स्टोइक के लिए वास्तविकता एक परस्पर जुड़ी हुई वेब है, जहां सभी चीजें बाकी सबसे जुड़ी हुई है, जो उन्हें अटकल और गूढ़ पढ़ने जैसी गुप्त चीजों की व्याख्या करने की भी अनुमति देती है, जिस पर हम बाद में और लौटेंगे। जबकि सिंपैथिया के इस विचार को अक्सर ऐतिहासिक विचारक पॉजिडोनियस और बाद के विचारकों से जोड़ा जाता है, हम स्टोइकवाद के शुरुआती दौर से भी ऐसे विचार पा सकते हैं जो इसके करीब है। वास्तव में मजबूत अद्वैतवादी विश्वदृष्टि, जो बहुत शुरुआत से स्टोआ का हिस्सा थी, ने एक तरह से इसकी आवश्यकता थी। यदि सब कुछ एक चीज है और ईश्वर उस सब के समान है, तो सब कुछ किसी तरह से जुड़ा होना चाहिए। हमने क्रिसिपस में इसका एक संभावित उदाहरण भी देखा, जहां उन्हें यह माना जाता था कि पूरा खुद के साथ सहानुभूति में है। सिंपैथिया का ये विचार इतिहास के अधिकांश समय में स्टोइकवाद की एक मुख्य विशेषता रहा है, लेकिन शायद मध्य स्टोआ के दौरान सबसे प्रमुख हो गया, जिसमें पॉसिडोनियस और उनके सहयोगियों जैसे आंकड़े शामिल थे, जिनके बारे में अक्सर देखने के सच्चे तरीके के अनुसार जीवन जीने के बारे में भी था। दूसरे शब्दों में, एक अच्छा जीवन जीना एक स्टोइक को कैसे जीना चाहिए या इन विचारों को कैसे लागू करना चाहिए। और यहीं हम स्टोइक नैतिकता के विषय में आते हैं। वास्तव में स्टोइकवाद आज मुख्य रूप से अपनी नैतिक शिक्षाओं या नैतिक विचारों के लिए प्रसिद्ध है। शायद अधिकांश लोगों ने स्टोइकवाद का सामना इन सभी विभिन्न यूट्यूब चैनलों या पॉडकास्टों या इंस्टाग्राम पोस्टों या पुस्तकों के माध्यम से किया है, जो स्टोइकवाद के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये स्रोत अक्सर मुख्य रूप से पहले तो बाद के स्टोइक, रोमन स्टोइक और लगभग विशेष रूप से नैतिक शिक्षाओं और नैतिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने जीवन को कैसे जीना है, कम चिंतित कैसे रहना है, शायद सुबह कैसे उठना है, इस तरह के सभी पहलू। और शायद ही कभी
वे स्टोइक सिद्धांत के इन अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं से निपटते हैं, जैसे तर्क और भौतिकी। जब हम स्टोइकवाद के बारे में बात करते हैं तो विद्वान अक्सर इसे 3 अलग-अलग चरणों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले एथेंस में शुरुआती मूल स्टोइक जैसे ज़ीनो, क्लीनथेस और क्रिसिपस, यहीं पर स्कूल का जन्म हुआ और इसके मौलिक सिद्धांत स्थापित हुए। फिर मध्य स्टोआ या मध्य स्टोइकवाद है, जिसमें पेनाटियस, पेनेशियस और पॉसिडोनियस जैसे आंकड़े शामिल हैं, जिनका केंद्र रोड्स में था और जिन्होंने अन्य बातों के अलावा, खैर हमने पहले ही कुछ हद तक इसमें अपने पैर डुबो दिए हैं। क्लीनथेस और कभी कभी ज़ीनो को जिम्मेदार ठहराया गया उद्धरण कि किसी का लक्ष्य या टेलोस प्रकृति के अनुसार जीना होना चाहिए, स्टोइक जीवन के मूल में है। अब हम जानते हैं कि वो प्रकृति क्या है। खासकर स्टोइक भौतिकी के बारे में हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके साथ, अब हम उस वाक्य को ये कहने के लिए भी फिर से कह सकते हैं कि ईश्वर या ज़्यूस के अनुसार जीना, कारण या लोगोस के अनुसार जीना, या यहां तक कि खुद के अनुसार जीना, क्योंकि इन सभी को समान कथन के रूप में देखा जाता है। दुनिया लोगोस है और इन लोगोस द्वारा शासित और आकारित है। हम मनुष्य भी लोगोस या कारण के प्राणी हैं और इसलिए हमारे लिए बड़े पैमाने पर लोगोस के साथ, पूरे के साथ समझौते में रहना, जैसा कि इसे अक्सर कहा जाता है, खुद को उस तरीके से संरेखित करना है जिस तरह से प्रकृति काम करती है। लगभग उस दिव्य अंतर्दृष्टि के परिप्रेक्ष्य से दुनिया को देखना और संपर्क करना, जैसे कि ज़्यूस या ईश्वर के परिप्रेक्ष्य से। इसे प्राप्त करने का तरीका इस दुनिया में एकमात्र सच्चे अच्छे सद्गुण का पीछा करना है। स्टोइक अन्य स्कूलों की तुलना में अद्वितीय थे, क्योंकि वे जीवन की अन्य सभी अच्छी चीजों जैसे स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा और ऐसी चीजों को पूरी तरह से उदासीन मानते थे। इनमें से कोई भी चीज न तो अच्छी है और न ही बुरी, और न ही वे अपने आप में कम से कम मानवीय खुशी का कारण बन सकती है, और न ही वे निश्चित रूप से आपको नुकसान पहुंचा सकती है या अपने आप में एक दुखी जीवन जी सकती है। स्वास्थ्य अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा है, और ये कभी खुशी का कारण नहीं बन सकता है। उदाहरण के लिए केवल सद्गुण ही कर सकता है, और स्टोइक के लिए सद्गुण को ज्ञान के साथ पहचाना जाता है, खासकर चीजों के ज्ञान के साथ, जैसा कि वे ब्रह्मांड के लोगोस के अनुसार है। सद्गुण के सभी रूप ज्ञान का एक रूप है। एक अच्छा या दयालु व्यक्ति होना, जो एक सद्गुण है, एक प्रकार का ज्ञान है। ये इस पर आधारित है कि आप जानते हैं कि पूरे के कारण के अनुसार अच्छा होना सही है। ये आपको कठोर या अजीब लग सकता है। आप स्वास्थ्य को एक अच्छी चीज क्यों नहीं मानेंगे? क्या इसका मतलब यह है कि स्टोइक को परवाह नहीं है कि वे स्वस्थ हैं या उनके पास खाने के लिए भोजन है?
ये एक अच्छा बिंदु है और वास्तव में एक बिंदु है जिसके लिए उनकी उस समय उनके विरोधियों जैसे संशयवादियों द्वारा बहुत आलोचना की गई थी। लेकिन जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, स्टोइक के विचार इतने क्रूर नहीं हैं। जबकि कुछ शुरुआती स्टोइक अधिक चरम रास्ते पर चले गए। क्रिस्पस और अनिवार्य रूप से सभी जो उनका अनुसरण करते थे, सभी स्टोइक इसके बजाय इस विचार पर कायम रहे कि कुछ उदासीनताएं जैसे स्वास्थ्य या मध्यम धन पसंदीदा उदासीनताएं हैं। एक स्टोइक के लिए बीमार होने के बजाय स्वस्थ रहना बेहतर है और वे निश्चित रूप से बीमार होने से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। ये भी एक तरह से प्रकृति के अनुसार है। बीमार नहीं होना चाहते हैं, या हम सभी निश्चित रूप से भूखे रहने के बजाय मेज पर भोजन करना पसंद करते हैं। लेकिन स्टोइक ने यह भी पहचाना कि इनमें से कोई भी चीज, भले ही वे पसंदीदा हों, कभी भी अपने आप में खुशी नहीं लाएगी और वे उस अर्थ में उदासीन रहते हैं। ये एक हद तक जटिल सिद्धांत है और कई प्राचीन आलोचकों ने अभी भी इसे नहीं खरीदा, लेकिन ये सामान्य विचार है। सद्गुण और ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे मुख्य रूप से मांगा जाना चाहिए। एक सद्गुण जो दूसरों की राय के बजाय मुख्य रूप से खुद पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए आपका अपना सद्गुण, इसलिए बोलने के लिए। आप में से जिन्होंने मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस या एपिक्टेटस के प्रवचनों को पढ़ा है, वे इनमें से कई विषयों को पहचानेंगे। वे हमें लगातार मृत्यु को याद रखने के लिए याद दिलाएंगे कि मृत्यु तेजी से आ रही है और किसी भी समय हो सकती है। इस प्रकार हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना है जो वास्तव में मायने रखता है। सद्गुण पूर्वक जीना और उन चीजों में नहीं फंसना जिनका अंततः कोई मूल्य नहीं है और जो गायब हो जाएंगी। स्टोइक एक मध्यम जीवन शैली को प्रोत्साहित करते हैं। जरूरी नहीं कि तपस्वी हो, लेकिन एक ऐसी जीवन शैली जहां सांसारिक सुखों से बचना है, या कम से कम उन्हें अपने आप में तलाशने से बचना है। इसलिए बोलने के लिए धन महान संपत्ति होने में नहीं है, बल्कि कम इच्छाएं रखने में है। स्टोइकवाद का एक अक्सर उद्धृत सिद्धांत नियंत्रण की एक प्रकार की द्वंद्वता है। इस जीवन में हम दो तरह की चीजों का अनुभव कर सकते हैं, जिन चीजों को हम नियंत्रित कर सकते हैं और जिन चीजों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि आप किसी ऐसी चीज से परेशान हैं जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, उदाहरण के लिए आप एक असहज स्थिति में बैठे हैं, तो आप बस इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं। या एक कम तुच्छ उदाहरण लेने के लिए, शायद आपने किसी के प्रति कुछ अनकाइंड किया है और इसके बारे में चिंतित महसूस करते हैं। उस स्थिति में आप शायद प्रश्न में व्यक्ति से माफी मांग सकते हैं। दूसरी ओर, इस जीवन में ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। मौसम, उम्र, या फिर से तथ्य यह है कि आप मरने वाले हैं। इन चीजों के बारे में परेशान होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर से हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ ईश्वर या कारण के प्रोविडेंस द्वारा शासित होता है, जिसमें आपकी निकट आती हुई मृत्यु भी शामिल है। और अपनी मृत्यु के बारे में परेशान होना उतना ही बेकार है जितना कि वसंत में फूलों के खिलने या इस तथ्य के बारे में परेशान होना कि एक लार्वा एक सुंदर तितली में बदल जाता है। ये वही बदलाव है, वही प्रकृति और कारण जो वो करता है, और ये बस आपके नियंत्रण से बाहर है। इसके बजाय सद्गुणी व्यक्ति होने वाली सभी चीजों को सार्वभौमिक कारण के हिस्से के रूप में स्वीकार करता है, ईश्वर के प्रोविडेंस की अभिव्यक्ति के रूप में। जब उसका समय आता है तो खुशी खुशी इस दुनिया को छोड़ देता है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस खूबसूरती से कहते हैं,
तो किसी को प्रकृति के साथ तालमेल में समय के इस छोटे से टुकड़े से गुजरना चाहिए और इसे खुशी खुशी छोड़ देना चाहिए। जैसे एक जैतून गिर सकता है जब पका हुआ हो, उस पृथ्वी को आशीर्वाद देता है जिसने इसे जन्म दिया, और उस पेड़ के प्रति आभारी है जिसने इसे विकास दिया। और उसी दृष्टिकोण का उपयोग जीवन में होने वाली सभी घटनाओं का सामना करने के लिए किया जाना चाहिए, खासकर वे जो आपके नियंत्रण से बाहर है। होने वाली चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए, भले ही वे दुखद या गैर लाभकारी हों, क्योंकि वे आखिरकार सार्वभौमिक कारण और सभी चीजों की परस्पर जुड़ी हुई एकता के काम है। स्टोइक के अनुसार सब कुछ हमेशा ठीक वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए। कोई भी बाहरी चीज वास्तव में हमें चोट नहीं पहुंचा सकती है जो हमारी आत्मा को चोट पहुंचाती है। जाहिर है, कोई आपको भाले से वार कर सकता है और आपको शारीरिक रूप से चोट लगेगी, लेकिन कोई भी बाहरी चीज वास्तव में हमारे सच्चे स्व या हमारी आत्मा को प्रभावित या चोट नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन हम खुद को, जब हम बाहरी चीजों या परिस्थितियों से आहत होते हैं, तो वे चीजें खुद हमें चोट नहीं पहुंचाती है, बल्कि उन चीजों की हमारी धारणा या निर्णय हमें चोट पहुंचाते हैं। कोई आपको वास्तव में मतलब की बात कह सकता है, लेकिन वो वास्तव में आपको चोट नहीं पहुंचाता है। केवल तभी जब आप उस मतलब की बात को चोट पहुंचाने वाला मानते हैं या उसे इस तरह देखने का चुनाव करते हैं, तो वो आपको चोट पहुंचाता है। लेकिन ये केवल आपका निर्णय है जो नुकसान करता है। यही कारण है कि हम स्टोइक लेखन में एक जोर पाते हैं कि हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, प्रशंसा या गैर रचनात्मक आलोचना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई मूल्य नहीं है। ये फिर से उदासीन है। हमें केवल अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम खुद को सुंदर बनाते हैं, कि हम दयालु, विनम्र, ईमानदार, गैर निर्णयात्मक और अन्य सभी ऐसे सद्गुण हैं। नियंत्रण के विचार पर वापस जाते हुए, आखिरकार ये केवल हम खुद हैं जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। केवल हम जीवन में कैसे कार्य करते हैं और व्यवहार करते हैं। इसलिए हमारे सभी प्रयास ये सुनिश्चित करने की ओर जाने चाहिए कि हम सद्गुणी व्यक्ति हैं। स्टोइक नैतिकता को अक्सर इस तरह के ठंडे, दूर और अलग रवैये से जोड़ा जाता है, और ये कुछ हद तक सच है, भले ही ये एक विकृति हो। स्टोइक जीवन में एक प्रकार के अलगाव पर जोर देते हैं, चीजों को स्वीकार करने के लिए जैसे वे आते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के काम हैं, और फिर एक बार समय आने पर उन्हें जाने देने के लिए समान रूप से खुश होना चाहिए, और शायद सबसे ऊपर उन चीजों को जाने देना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। मार्कस ऑरेलियस इसे एक संक्षिप्त लेकिन बहुत शक्तिशाली बयान में कहते हैं, विनम्रता से स्वीकार करें, आसानी से जाने दें। स्टोइकवाद इस प्रकार आत्मनियंत्रण का एक दर्शन है। किसी को अपने कारण का उपयोग करना है, खुद की वह शंकाएं जो आखिरकार दिव्य है, और इसे पूरे के सामान्य कारण या लोगोस के साथ संरेखित करना है। और इसका मतलब यह भी है कि स्टोइक, जिसे जुनून कहते हैं, उससे बचना है। जीवन ऐसे जुनूनों या भावनाओं से भरा है, और वे अक्सर 4 सामान्य श्रेणियों में विभाजित होते हैं: संकट, डिस्ट्रेस, भय, फियर, वासना, लस्ट और आनंद, डिलाइट। इनमें से प्रत्येक में निश्चित रूप से जुनून या भावनाओं की उपश्रेणियां हैं जिनसे बचा जाना चाहिए या नियंत्रित किया जाना चाहिए, जैसे क्रोध,
वासना, ईर्ष्या, उदासी, ईर्ष्या आदि। स्टोइक के लिए जुनून अनिवार्य रूप से गलतफहमियां या मूल्य के झूठे आरोप है। वे हमारे झूठे निष्कर्ष के परिणाम है कि किसी जुनूनों या सुखों को आपको नियंत्रित नहीं करने देने के बारे में है। इन चीजों को अपने आप में मूल्य या अच्छाई नहीं देने के बारे में है, लेकिन फिर भी उन्हें जीने में सक्षम होना है। जब खुशी आती है तो आप उसे स्वीकार करते हैं, और जब उदासी और दर्द आता है तो आप उसे समान रूप से स्वीकार करते हैं। लेकिन जब वो दूर हो जाता है तो आप उसमें से किसी को भी पकड़कर नहीं रखते हैं। इसके बजाय महत्वपूर्ण हिस्सा सद्गुण का अभ्यास करना है। एक अच्छा व्यक्ति होना, जिसमें मार्कस के अनुसार बच्चों से प्यार करना, अपने लोगों की देखभाल करना, उदार होना और आपके जीवन के लोगों के लिए वास्तविक स्नेह रखना शामिल है, न कि कुछ ठंडा गणना करने वाला भावनाहीन रोबोट जैसा कि कई लोग अक्सर स्टोइक की कल्पना करते हैं। ये इंगित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इन नैतिक विचारों में काफी बारीकियां और गहराई है और हमें उन्हें बहुत सरलता से नहीं समझना चाहिए। अपने क्रोध के दौरों में इस विचार को मन में तैयार रखें कि क्रोधित होने में कुछ भी मर्दाना नहीं है, लेकिन एक कोमल शांति अधिक मानवीय और इसलिए अधिक वीर है। ये कोमल है जिनमें शक्ति, मांसलता और साहस है, न कि नाराज। भावना के नियंत्रण के करीब, शक्ति के करीब। क्रोध कमजोरी का उतना ही संकेत है जितना कि उसका दर्द। तो आत्मनियंत्रण स्पष्ट रूप से स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने का महत्व है, और हमारे जीवन के इस बहुत ही क्षणभंगुर क्षण में हमारे पास जो अवसर है उस पर ध्यान केंद्रित करना है, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। एक अच्छा व्यक्ति होना, खुद को सुधारना, सद्गुण पूर्वक जीना। लेकिन साथ ही ये अजीब या विरोधाभासी लग सकता है जब हम स्टोइक विचार के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करते हैं, जो निश्चित रूप से उनका नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म है। चूंकि सब कुछ ईश्वर या न्यूमा या लोगोस द्वारा नियंत्रित या शासित होता है और सब कुछ वो संपूर्ण है, इसका मतलब ये भी है कि सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा होना चाहिए और किसी भी तरह से अलग नहीं हो सकता था। इसका मतलब ये भी है कि व्यक्तियों के रूप में हमारे जीवन, निर्णय और कार्य भी पूर्व निर्धारित है और हमारे नियंत्रण से बाहर है। स्टोइकवाद ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। ये सच है, लेकिन यहां और भी बहुत कुछ चल रहा है। स्टोइक वास्तव में मानते हैं कि सब कुछ कारण और प्रभाव की एक अपरिहार्य रेखा द्वारा निर्धारित होता है। प्रत्येक कारण अपने प्रभाव को आवश्यक बनाता है, और दूसरे शब्दों में सब कुछ पूर्व निर्धारित है। सब कुछ भाग्य के अनुसार नियत है, न केवल चीजों के परिणाम, बल्कि चीजें कैसे होती है इसके बारे में हर विवरण पहले से ही कारण और प्रभाव की श्रृंखला द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो शुरुआत से ही जारी है। हम जो कुछ भी करते हैं वो पहले से ही निर्धारित है। लेकिन स्टोइक अभी भी नैतिक जिम्मेदारी के महत्व और इस विचार के लिए बहुत तर्क देते हैं कि हमारे कार्य अभी भी हम पर निर्भर है। ये कैसे संभव है? खैर, स्टोइक ने एक स्थिति अपनाई है जिसे संगतवाद, कंपैटिबिलिज्म कहा जाता है,
जो बहुत ही सरल रूप से ये विचार है कि स्वतंत्र इच्छा और नियतिवाद के विचार एक दूसरे के साथ संगत है। ये विचार आज भी दार्शनिकों के बीच लोकप्रिय है और निश्चित रूप से पूरे इतिहास में कुछ अलग तरीकों से समझा गया है। लेकिन स्टोइक तर्क देते हैं कि हमारे कार्य वास्तव में एक निश्चित डिग्री तक निर्धारित होते हैं। कुछ कारण ये शुरू करते हैं कि हम कैसे कार्य करेंगे, लेकिन अलग अलग मनुष्य अभी भी अपनी आंतरिक स्थिति और मन की स्थिति के आधार पर अलग तरह से कार्य करेंगे। एक निश्चित व्यक्ति एक निश्चित तरीके से एक स्थिति पर प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि वो जिस तरह से है उसके चरित्र के कारण। यदि ये एक अच्छा कार्य है तो हमारे कार्य अभी भी हम पर निर्भर है, क्योंकि हम अभी भी चुनते हैं कि हम कैसे कार्य करते हैं। क्रिस्पस ने इसे समझाने के लिए एक दिलचस्प तुलना का उपयोग किया। यहां हमें एक ढलान से नीचे एक सिलेंडर को धकेलने वाले किसी व्यक्ति की कल्पना करने के लिए कहा जाता है। सिलेंडर लुढ़केगा, जबकि अगर ये एक चट्टान जैसी कोई अन्य वस्तु होती तो ये दूसरे तरीके से व्यवहार करती, शायद इधर उधर उछलती, या शायद अगर आप एक क्यूब आजमाते तो वो बिल्कुल भी नहीं लुढ़कता। जैसा कि सिसरो हमें क्रिस्पस का तर्क बताते हैं, जैसे एक व्यक्ति जिसने एक रोलर को आगे धकेला है, उसने उसे गति की शुरुआत दी है, लेकिन उसे लुढ़कने की क्षमता नहीं दी है। इसलिए एक इंद्रिय प्रस्तुति जब वो इच्छा पर हमला करती है तो ये सच है कि वो मन पर अपनी उपस्थिति को प्रभावित करती है और जैसे मुहर लगाती है, लेकिन सक्रिय सहमति हमारी शक्ति में होगी। और जैसा कि हमने रोलर के मामले में कहा, हालांकि बाहर से एक धक्का दिया गया है, बाकी के रूप में अपनी खुद की ताकत और प्रकृति से चलेगा। इसलिए हम एक कारण पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये अभी भी हम पर निर्भर है। ये ईमानदारी शायद सबसे अच्छा तर्क नहीं है, हालांकि ये अभी भी ऐसा लगता है कि सिलेंडर का आकार या जिस तरह से वो लुढ़कता है वो अभी भी उसके आकार से पूर्व निर्धारित है। उदाहरण के लिए, ये वास्तव में स्वतंत्र इच्छा रखने या चीजों को हमारे ऊपर होने और मजबूत नियतिवाद दोनों की समस्या को हल नहीं करता है। यहां बिंदु यह है कि आंतरिक पहलू या आंतरिक प्रकृति सिलेंडर की प्रकृति वह है जो इसे एक निश्चित तरीके से लुढ़कती है, भले ही एक कारण था जिसने इसकी गति को शुरू करने के लिए प्रेरित किया हो। विद्वान डोरोथिया फ्रीड एक और सादृश्य देती है, जहां हम किसी व्यक्ति को रिश्वत की पेशकश करने वाले किसी व्यक्ति की कल्पना करते हैं। वो व्यक्ति रिश्वत स्वीकार करने या अस्वीकार करने का चुनाव कर सकता है और उसका निर्णय इस बात से निर्धारित होगा कि वो किस तरह का व्यक्ति है, उसकी आंतरिक प्रकृति, इसलिए बोलने के लिए। दूसरे शब्दों में, रिश्वत स्वीकार करना या न करना अभी भी उस पर निर्भर है, लेकिन वो उस दूसरे व्यक्ति के रिश्वत की पेशकश करने के शुरुआती कारण के बिना दोनों में से कोई भी नहीं करता। वो आगे कहती है, व्यवहार का एक नियमित पैटर्न है। ये हमारी जिम्मेदारी को कम नहीं करता है, ये सिर्फ एक तथ्य को सामने लाता है कि हम वैसे भी सहमत हो गए हैं कि हम अपने व्यक्तित्व से पूर्वानुकूलित हैं। ये सुधार की संभावना को बाहर नहीं करता है। अनुभव एक व्यक्ति की आंतरिक स्थितियों को इस तरह से प्रभावित कर सकता है कि वो अपने तत्काल छापों पर अपनी प्रतिक्रियाओं में जल्दबाजी से बचने के लिए सीखता है। इसलिए समाजों के फटकार और पुरस्कार व्यर्थ नहीं है। एक व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति पर एक स्थायी प्रभाव हो सकता है। इसलिए स्टोइक इस संगतवाद के माध्यम से नियतिवाद और नैतिक जिम्मेदारी और आत्म सुधार दोनों को बनाए रख सकते हैं। हालांकि इस संगतवाद की पूरे इतिहास में उनके आलोचकों द्वारा आलोचना और सवाल भी किया गया है। इस प्रकार ये स्टोइक दर्शन के स्कूल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। हमने इसके 3 मुख्य श्रेणियों
या पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। तर्क, भौतिकी और नैतिकता, और इन सभी तरीकों से और इन श्रेणियों के माध्यम से ये निश्चित रूप से दर्शन के इतिहास के लिए बहुत प्रभावशाली और बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक और क्षेत्र जिसमें ये विषय बहुत प्रभावशाली रहे हैं और जो कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो सकता है, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि वे भौतिकवादी थे और इस बहुत मजबूत तर्कवाद से जुड़े थे, वो ये है कि वे गूढ़तावाद के क्षेत्र में और विशेष रूप से गूढ़ व्याख्या विज्ञान, एसोटेरिक हर्मेन्यूटिक्स में भी बहुत प्रभावशाली रहे हैं। क्या आपने कभी किसी रहस्यवादी या दार्शनिक का सामना किया है जो बाइबल या कुरान या शायद होमर के पुराने क्लासिक महाकाव्यों जैसे पाठ को पढ़ेगा या अध्ययन करेगा और तर्क देगा कि पाठ की सतह पर जो कहा गया है वो पाठ का वास्तविक सच्चा अर्थ नहीं है, या कम से कम पाठ में अर्थों और छिपे हुए अर्थों के विभिन्न स्तर हैं, और ये सब सामान? मुझे यकीन है कि आपने पहले इसका सामना किया है, खासकर अगर आप इस चैनल का अनुसरण करते हैं, और इसे अक्सर गूढ़ व्याख्या विज्ञान या गूढ़ व्याख्या के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये पसंद है। इतिहास में कई दार्शनिक इस तरह के रवैये और इस तरह के धर्म ग्रंथ को पढ़ने से जुड़े हुए हैं, और शायद आश्चर्यजनक रूप से ये पूरी चीज स्टोइक से शुरू होती है। यदि आपको याद है कि स्टोइक सब कुछ जुड़ा हुआ मानते हैं, पूरा ब्रह्मांड अनिवार्य रूप से एक चीज है जिसमें सभी विभिन्न भागों के बीच एक सहानुभूति है। इसका मतलब ये भी है कि सब कुछ एक तरह से निर्धारित है। इस वजह से घटनाओं की एक आवश्यक कारण श्रृंखला है। एक ऋषि जो जानता है कि कहाँ देखना है, दुनिया को पढ़ सकता है, इसलिए बोलने के लिए। ये वास्तव में है कि अटकल जैसी चीजें कैसे काम करती हैं, जिसमें स्टोइक निश्चित रूप से विश्वास करते थे। हम भविष्य में चीजों की भविष्यवाणी करने के लिए हमारे चारों ओर की दुनिया को पढ़ सकते हैं। तारे या अन्य प्राकृतिक घटनाएं संकेतों की तरह हैं जो एक निश्चित चीज या एक निश्चित परिणाम की ओर इशारा करते हैं, और यही बात पाठ के बारे में भी कही जा सकती है। दुनिया का सक्रिय हिस्सा लोगोस है, और सब कुछ उस लोगोस द्वारा है और निर्धारित होता है। इसका मतलब है कि ये लोगोस या सत्य खुद को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में, लोगोस द्वारा पूरे इतिहास में व्यक्त किया गया एक बारहमासी सत्य है, निश्चित रूप से एक स्टोइक सत्य, लेकिन कभी कभी अस्पष्ट भाषा में छिपा हुआ होता है। स्टोइक रिकॉर्ड पर पहले विचारकों में से कुछ हैं जिन्होंने देवताओं के बारे में पुराने मिथकों को लिया, खासकर होमर और हेसियोड के ग्रंथों में, और उन्हें गूढ़ रूप से पढ़ा। उनका मानना था कि पाठ सतह पर एक बात कहता है, लेकिन वास्तव में गहरे स्तर पर कुछ और मतलब है। देवताओं और उनके सभी पलायनों की कहानियां वास्तव में ब्रह्मांड के बारे में और निश्चित रूप से स्टोइक सिद्धांत के बारे में कुछ गहरा बताती है।
वो बारमासी सत्य जिसके बारे में हमने बात की थी। और एक सच्चा ऋषि इस तरह के पाठ को पढ़ सकता है और सतह के वाक्यों से सच्चे अर्थ निकाल सकता है। पाठ को पढ़ने का ये विचार निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली हो जाएगा। उदाहरण के लिए, पहली शताब्दी ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के फिलो जैसे आंकड़ों के साथ हम दार्शनिकों को बाइबल पर समान तकनीकों को लागू करना शुरू करते हुए देखते हैं, जिसके न केवल यहूदी धर्म के लिए बल्कि ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे धर्मों के बहुत गठन के लिए दूरगामी परिणाम हुए। दूसरे शब्दों में, स्टोइकवाद एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण दार्शनिक स्कूल रहा है। जैसा कि हमने कहा, यह शायद नवप्लेटोवाद के आने के समय तक हेलेनिस्टिक युग में सबसे व्यापक और सबसे लोकप्रिय स्कूल था, और यह मूल रूप से उसके तुरंत बाद काफी जल्दी गायब हो गया। लेकिन फिर भी इसके विचार पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में जीवित रहेंगे। प्लॉटिनस और नवटोवादियों ने स्टोइक के कई विचारों को लिया और उन्हें अपनी प्रणाली में अनुकूलित किया, जैसे कि सहानुभूति का उदाहरण के लिए, और यहां तक कि बाद के दार्शनिक जैसे स्पिनोजा को भी अक्सर स्टोइक से बहुत प्रभावित होने के लिए तर्क दिया जाता है। और जब आप दोनों की तुलना करते हैं तो ये काफी स्पष्ट हो जाता है। स्पिनोजा ने प्रसिद्ध रूप से एक ईश्वर में विश्वास किया जिसे प्रकृति के साथ पहचाना गया था। पूरे शब्द सर्वेश्वरवाद को मूल रूप से उनके दर्शन को समझाने के लिए गढ़ा गया था। केवल एक ही पदार्थ है और वो पदार्थ ईश्वर है, प्रकृति की अवधारणा के समान है, और ये स्पष्ट रूप से ईश्वर और प्रकृति के बारे में स्टोइक विचारों के बहुत करीब है। इसी तरह स्पिनोजा स्टोइक की तरह एक नियतिवादी थे और तर्कसंगत रूप से उनसे भी अधिक कट्टरपंथी नियतिवादी थे। यदि आप नीदरलैंड में रैंसबर्ग में उनके घर में स्पिनोजा के पुस्तकालय का दौरा करते हैं तो ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं है कि हमें उनके संग्रह में स्टोइक सेनेका की कई किताबें मिलती है। आज भी स्टोइकवाद दुनिया भर के लोगों के लिए प्रासंगिक है, न केवल एक दिलचस्प प्राचीन दर्शन के रूप में, बल्कि आधुनिक विचार को बड़े तरीकों से प्रभावित करने के रूप में। उदाहरण के लिए, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या संक्षेप में सीबीटी के रूप में जाना जाने वाला चिकित्सा का रूप आंशिक रूप से स्टोइकवाद और एपिक्टेटस जैसे आंकड़ों के विचारों पर आधारित है। उनका विचार है कि ये चीजें नहीं हैं जो हमें परेशान करती है, बल्कि उनके बारे में हमारे निर्णय हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सीबीटी के दृष्टिकोण का एक हिस्सा बनता है, जिसने दुनिया भर के लोगों को चिंता और अवसाद से निपटने में मदद की है और ऐसा करना जारी रखा है। दूसरे शब्दों में, स्टोइकवाद निश्चित रूप से दुनिया की बौद्धिक विरासत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी शुरुआत एथेंस में जीनो, क्लीनथेस और क्रिसिपस जैसे आंकड़ों के साथ हुई थी। इसने बड़े पश्चिमी दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा है, कभी कभी सीधे, जैसे कि हेलेनिस्टिक युग या आज के दौरान, और अन्य समय में अप्रत्यक्ष रूप से नवप्लेटोवाद जैसे अन्य स्कूलों पर इसके प्रभाव के माध्यम से। यह विचार का एक शक्तिशाली स्कूल है जो दुनिया और इसमें हमारी जगह पर दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो न केवल प्राचीन काल के लोगों के लिए बहुत उपयोगी थे, बल्कि आज दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए भी उपयोगी है। उम्मीद है कि ये स्टोइक दर्शन के स्कूल और इसकी सामान्य विशेषताओं के लिए एक समान रूप से उपयोगी, यद्यपि निश्चित रूप से बहुत छोटा परिचय रहा है।
एक ऐसा स्कूल जो हमें प्राचीन दर्शन के संदर्भ को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और ये सदियों और सहस्राब्दियों से कैसे विकसित हुआ है। हमेशा की तरह मैं अपने सभी संरक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस चैनल को आर्थिक रूप से समर्थन करते हैं। आपके बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। मैं ये हर बार कहता हूं, लेकिन ये हर बार उतना ही सच होता है। इसलिए हमेशा की तरह मैं आपके समर्थन से हमेशा के लिए आभारी और विनम्र हूं। और निश्चित रूप से मैं सराहना करूंगा यदि कोई और संरक्षक बनना चाहता है। ये इस चैनल और मेरे काम का समर्थन करने का सबसे अच्छा तरीका है जो आपको दुनिया के विभिन्न धर्मों, इतिहास, दर्शन, सभी प्रकार के विषयों पर मुफ्त शैक्षिक सामग्री लाता है जो हमारे जीवन के लिए दिलचस्प और बहुत उपयोगी दोनों है। इसलिए मैं विवरण में सभी संरक्षक सामानों के लिंक छोड़ दूंगा। आप निश्चित रूप से पेपाल के माध्यम से चैनल को एक बार का दान भी छोड़ सकते हैं और उस लिंक का विवरण और पिन किए गए टिप्पणी में भी होगा। लेकिन निश्चित रूप से आप सभी को धन्यवाद जो देख रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं और सदस्यता ले रहे हैं, बस इन वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं। ये वास्तव में मुझे आप सभी को ये अद्भुत इतिहास और ये अद्भुत ज्ञान लाने में खुशी देता है जिसके बारे में मैं खुद इतना भावुक हूं और इसे आपके और दर्शकों के साथ साझा करने में सक्षम होना वास्तव में एक अद्भुत बात है। तो हमेशा की तरह फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। स्टोइक दर्शन का एक अत्यंत क्रांतिकारी आयाम उसका विश्व बंधुत्व का सिद्धांत था। ये विचार कि प्रत्येक मनुष्य न केवल अपने नगर राज्य, पोलिस का नागरिक है बल्कि पूरे ब्रह्मांड के विशाल समुदाय का सदस्य है, प्राचीन यूनानी समाज के लिए एक मौलिक और साहसिक बदलाव था। स्टोइक ने कोस्मोपोलिट्स, विश्व नागरिक की अवधारणा प्रस्तुत की जिसने नस्ल, संस्कृति या राजनीतिक सीमाओं पर आधारित संकीर्ण निष्ठाओं को चुनौती दी। उनका मानना था कि चूंकि सभी मनुष्य सार्वभौमिक लोगोस, तर्क में भाग लेते हैं, इसलिए हम सभी एक ही वैश्विक परिवार का हिस्सा है और हमारी प्राथमिक नैतिक जिम्मेदारी मानवता के प्रति है, न कि केवल अपने कबीले या देश के प्रति। ये सामाजिक दृष्टिकोण उस युग में समानता और वैश्विक भाईचारे के लिए एक शक्तिशाली आधारशिला बना। इसके परिणाम स्वरूप स्टोइक के सार्वभौमिक कारण, लोगोस की धारणा ने रोमन विधिक प्रणाली में प्राकृतिक न्याय, आयुएस नतुराले के रूप में अपनी जड़ें जमा ली। ये वो अदृश्य सर्वव्यापी नैतिक संहिता थी जिसे तर्क द्वारा खोजा जा सकता था और ये माना जाता था कि ये सभी मनुष्यों और सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इस विचार ने रोमन कानून को स्थानीय रीति रिवाजों से ऊपर उठाकर सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित एक मजबूत और लचीली कानूनी नींव प्रदान की। सदियों बाद प्रबुद्धता काल के दौरान प्राकृतिक अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में ये स्टोइक विरासत निर्णायक साबित हुई, जिसने आधुनिक मानवाधिकारों की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में स्टोइकवादी एक विशेष अभ्यास पर जोर देते थे जिसे प्रीमेडिटेशो मलोरम, बुराई का पूर्वचिंतन कहा जाता है। यह केवल नियंत्रण के द्वंद्व को समझने से कहीं अधिक था। यह सक्रिय रूप से सबसे खराब संभावित परिणामों की कल्पना करने की एक तकनीक थी। उदाहरण के लिए, किसी महत्वपूर्ण बैठक में जाने से पहले एक स्टोइक मन ही मन कल्पना करेगा कि वो असफल हो गया, अपमानित हुआ या अचानक बीमार पड़ गया। इस मानसिक पूर्वाभ्यास का उद्देश्य भय
या चिंता को बढ़ाना नहीं था, बल्कि भविष्य के झटकों के लिए खुद को भावनात्मक रूप से अभेद्य बनाना था। यह मानसिक कवच पहनने जैसा था, ताकि जब वास्तविक दुर्भाग्य आए तो मन पहले से ही उस विचार से परिचित हो और शांत प्रतिक्रिया दे सके। यह सामाजिक स्तर पर भी एक बड़ा बदलाव लाया। स्टोइकवाद ने सामाजिक पदानुक्रमों की निरर्थकता पर बल दिया, ये सिखाते हुए कि किसी व्यक्ति का नैतिक मूल्य उसकी सामाजिक स्थिति से निर्धारित नहीं होता। एपिक्टेटस, जो स्वयं कभी दास थे, ने सिखाया कि सद्गुण और विवेक किसी भी व्यक्ति की जन्मजात स्थिति, दासता या संपत्ति से स्वतंत्र होते हैं। उनके लिए एक गुलाम यदि सद्गुणी है तो वो एक अनैतिक सम्राट से अधिक स्वतंत्र और धनी है। ये विचार की आंतरिक स्वतंत्रता ही एकमात्र सच्ची स्वतंत्रता है। प्राचीन समाज की कठोर वर्ग संरचनाओं के लिए एक जबरदस्त चुनौती थी, जिसने समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को भी व्यक्तिगत गरिमा और आत्म अमिट छाप को नहीं भूलना चाहिए। स्टोइक आदर्श, जैसे कि शांत सहनशीलता, अप्रभावित धैर्य और भाग्य के सामने अविचलित रहना, कई यूरोपीय महाकाव्यों और चित्रों में एक केंद्रीय विषय बन गया। इन विचारों ने कलाकारों और लेखकों को प्रेरित किया कि वे ऐसे नायकों का चित्रण करें जो बाहरी त्रासदियों के बावजूद अपनी आंतरिक अखंडता बनाए रखते हैं। परिणामतः स्टोइक दर्शन केवल दार्शनिकों के लिए एक पाठ नहीं रहा, बल्कि ये पश्चिमी सभ्यता के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग बन गया, जो हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में निहित है। हालांकि स्टोइकवाद का सबसे बड़ा संघर्ष उसके अपने आदर्श में निहित था। वो आदर्श जिसे ऋषि, सेज कहा जाता था। ऋषि वह व्यक्ति है जिसने पूर्ण सद्गुण प्राप्त कर लिया है और त्रुटि से परे है। चूंकि कोई भी वास्तविक स्टोइक विचारक कभी भी इस पूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए दर्शन को एक व्यावहारिक पुल की आवश्यकता थी। यहीं पर कथेकॉन, कठेको यानी उचित या उपयुक्त कार्य, और कटोरथुमा यानी पूर्ण या सही कार्य के बीच का अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है। कथेकॉन वे क्रियाएं हैं जो तर्क और प्रकृति के अनुसार हमारे सामाजिक और जैविक भूमिकाओं के लिए उपयुक्त है, भले ही वे पूर्ण सद्गुण से प्रेरित न हों। उदाहरण के लिए, अपने बच्चों को खिलाना, बीमारों की देखभाल करना या ईमानदारी से करों का भुगतान करना कथेकॉन है। ये वे कर्तव्य हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को निभाने चाहिए। इसके विपरीत कटोरथुमा केवल ऋषि द्वारा किया गया कार्य है, जो केवल पूर्ण और निर्दोष तर्क से प्रेरित होता है। ये विभाजन स्टोइकवाद को व्यावहारिकता प्रदान करता है। ये स्वीकार करता है कि जब तक कोई ऋषि नहीं बन जाता, तब तक भी उसे अपने जीवन में नैतिक प्रगति करनी चाहिए और अपने उचित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और गहरा भ्रम है जिसे दूर करना आवश्यक है। वो ये कि स्टोइक ऋषि भावनाओं से रहित होते हैं। ये एक गंभीर गलतफहमी है। स्टोइक एपैथिया की वकालत करते थे, जिसका अर्थ है तर्कहीन या अस्वस्थ जुनून से मुक्ति, न कि सभी भावनाओं से मुक्ति। इसके विपरीत स्टोइक ने यूपथिया या शुभ भावनाओं की अवधारणा विकसित की। यूपाथिया वे तर्कसंगत और मापी हुई भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं जो सद्गुण पर आधारित होती है। इसमें यूबाउलिया, अच्छा विचार,
सेनेका के जीवन में विवादास्पद रूप से सामने आया, जिन्हें सम्राट नीरो द्वारा आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया था। सेनेका और कैटो द यंगर जैसे लोगों ने तर्कसंगत निकास को अंतिम स्वतंत्रता का कार्य माना, ये दिखाते हुए कि भौतिक शरीर पर नियंत्रण खोने पर भी आत्मा अपने अंतिम निर्णय पर नियंत्रण बनाए रख सकती है। इस दर्शन की आंतरिक गतिशीलता भी विवादों से मुक्त नहीं थी। शुरुआती स्टोआ, जीनो और क्रिसिपस अपने भौतिकी और तर्कशास्त्र में बेहद कठोर और सैद्धांतिक थे। हालांकि मध्य स्टोआ के दौरान, विशेष रूप से रोड्स के पेनाटियस के प्रभाव में, दर्शन ने एक महत्वपूर्ण आंतरिक बदलाव किया। पेनाटियस ने प्लेटोनिक तत्वों को शामिल करके और सद्गुण के कठोर आदर्श को नरम करके स्टोइकवाद को अधिक मानव केंद्रित और व्यावहारिक बनाया। इस आंतरिक बदलाव के परिणाम स्वरूप रोमन स्टोइकवाद ने जटिल तर्कशास्त्र और भौतिकी से ध्यान हटाकर सामाजिक कर्तव्य, कथेकौन और चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। ये बदलाव ही वो कारण है कि हमें सेनेका और मार्कस ऑरेलियस के लेखन में व्यावहारिक नैतिकता पर इतना अधिक जोर मिलता है, जिसने स्टोइकवाद को रोमन साम्राज्य के व्यस्त और यथार्थवादी नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बना दिया। स्टोइकवाद के मूलभूत सिद्धांतों पर विचार करते हुए एक गंभीर तार्किक पहेली सामने आती है, जिसने प्राचीन काल से ही इसके आलोचकों को परेशान किया है। यदि ब्रह्मांड का प्रत्येक क्षण लोगोस द्वारा निर्धारित है और सब कुछ नियति द्वारा पूर्वनिश्चित है, तो नैतिक प्रयास का क्या औचित्य है? इस प्रश्न ने आलसी तर्क, आर्गोस लोगोस को जन्म दिया, जिसने स्टोइक नियतिवाद को सीधे चुनौती दी। आलोचकों ने पूछा, यदि मैं बीमार होने के लिए नियत हूं तो डॉक्टर को क्यों बुलाऊं? यदि मैं ठीक होने के लिए नियत हूं तो भी डॉक्टर को क्यों बुलाऊं? इस तरह के तर्क ने किसी भी सक्रिय कार्रवाई को अर्थहीन बना दिया, क्योंकि परिणाम पहले से ही तय थे। स्टोइक दार्शनिकों ने, विशेष रूप से क्रिसिपस ने, इस आरोप का जोरदार खंडन किया। उन्होंने समझाया कि नियति केवल परिणामों को ही निर्धारित नहीं करती, बल्कि उन परिणामों तक पहुंचने के साधनों को भी निर्धारित करती है। इसे सहनियति, कोफेटेड कहा गया। आपके ठीक होने की नियति तभी पूरी हो सकती है जब आप डॉक्टर को बुलाएं। दोनों घटनाएं कारण की एक ही श्रृंखला में जुड़ी हुई है। दूसरे शब्दों में, नियति क्रिया को समाप्त नहीं करती, बल्कि क्रिया को आवश्यक बनाती है। इसलिए निष्क्रियता या लापरवाही स्वयं तर्क के विरुद्ध है, क्योंकि ये सार्वभौमिक कारण के प्रवाह में बाधा डालती है। इसके अतिरिक्त स्टोइकवाद को अक्सर राजनीतिक उदासीनता के लिए गलत समझा जाता है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल थी। स्टोइक ने विश्व बंधुत्व की वकालत की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे राजनीतिक भागीदारी से दूर रहें। वास्तव में सेनेका और मार्कस ऑरेलियस जैसे प्रमुख स्टोइक रोमन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और अक्सर सबसे भ्रष्ट राजनीतिक संरचनाओं के भीतर काम करते थे। ये विरोधाभास उनके लिए एक नैतिक तनाव पैदा करता था। एक ओर वे सद्गुण की शुद्धता और आंतरिक शांति चाहते थे, दूसरी ओर वे सार्वजनिक सेवा में संलग्न थे, जहां उन्हें अपरिहार्य रूप से समझौता करना पड़ता था। इस राजनीतिक भागीदारी को वे कर्तव्य के रूप में देखते थे, जो कि एक विश्व नागरिक होने के नाते समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी, भले ही ये उन्हें व्यक्तिगत जोखिम में डालता हो। इसके विपरीत स्टोइक नैतिकता को भावनात्मक रूप से ठंडा
या समाज से विमुख होने का जो मिथक है, उसे समझने के लिए हमें उनके ओइकोसिस औकेकोसिस के सिद्धांत की गहराई को देखना होगा। ओइकोसिस का अर्थ है विनियोग या परिचित होना। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी मूल आत्मरक्षा की प्रवृत्ति को व्यापक मानवता तक बढ़ाता है। ये एक क्रमिक चक्र है जो स्वयं से शुरू होता है, परिवार, दोस्तों, समुदाय और अंततः संपूर्ण मानवता को गले लगाता है। स्टोइक सिखाते थे कि यह स्वाभाविक है कि हम पहले खुद से प्यार करें, लेकिन तर्क हमें सिखाता है कि हम इस प्रेम को एक संकेंद्रित वृत्त की तरह बाहर की ओर फैलाएं। यह सिद्धांत भावनात्मक अलगाव को नहीं, बल्कि तर्कसंगत रूप से निर्देशित सार्वभौमिक स्नेह को बढ़ावा देता है। परिणाम स्वरूप स्टोइकवाद की कठोरता की आलोचना केवल उसके नियतिवाद तक ही सीमित नहीं थी। एपिक्यूरियन जैसे प्रतिद्वंद्वी दार्शनिक स्कूलों ने पसंदीदा उदासीनताओं जैसे स्वास्थ्य और धन को स्वीकार करने के स्टोइक दृष्टिकोण पर तीखी आलोचना की। एपिक्यूरियन ने तर्क दिया कि यदि स्टोइक वास्तव में मानते हैं कि सद्गुण ही एकमात्र अच्छा है, तो उन्हें स्वास्थ्य या धन को पसंदीदा क्यों मानना चाहिए? ये स्वीकारोक्ति उनके दर्शन को पाखंडी और विरोधाभासी बनाती है। एक तरफ वे नैतिक शुद्धता का दावा करते हैं और दूसरी तरफ वे सामान्य मानवीय इच्छाओं को तर्कसंगत बनाते हैं। ये ऐतिहासिक बहस दर्शाती है कि स्टोइकवाद ने अपने समय में भी किस प्रकार अपनी सैद्धांतिक कठोरता और व्यावहारिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन खोजने के लिए संघर्ष किया। एक ऐसा संघर्ष जो आज भी इस दर्शन की व्याख्याओं में प्रतिध्वनित होता है। स्टोइक भौतिकी का एक और विवादास्पद पहलू काल की उनकी अवधारणा से जुड़ा है। उन्होंने विश्वास किया कि ब्रह्मांड चक्रीय है, एक विचार जिसे महान वर्ष या शाश्वत पुनरावृत्ति कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित अवधि के बाद, जिसे एक पिरोसिस विश्व भक्षण कहा जाता है, पूरा ब्रह्मांड एक विशाल अग्नि में भस्म हो जाएगा। इस लौकिक अग्नि के बाद सब कुछ फिर से अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा और एक नया चक्र शुरू होगा जिसमें पिछली घटनाएं, लोग और यहां तक कि धूल के कण भी बिल्कुल उसी क्रम में पुनर्जीवित होंगे। इस धारणा ने उनके नियतिवाद को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। न केवल हमारे वर्तमान कार्य निर्धारित है, बल्कि वे अनंत काल तक दोहराए जाएंगे। अब विचार कीजिए कि जब आप किसी नैतिक निर्णय का सामना करते हैं, तो ये ज्ञान कितना भारी हो सकता है कि आप इस कार्य को अनगिनत बार पहले ही कर चुके हैं और अनंत भविष्य में भी करते रहेंगे। यदि ऋषि का आदर्श अप्राप्य था, तो सामान्य व्यक्ति के लिए क्या लक्ष्य था? यहीं पर प्रोकोप्टन, वो व्यक्ति जो प्रगति कर रहा है, की अवधारणा आती है। अधिकांश स्टोइक विचारक, जिनमें हम शामिल हैं, ऋषि नहीं थे, बल्कि प्रोकोप्टन थे। ये पहचान स्टोइकवाद को व्यावहारिक बनाती है, क्योंकि ये पूर्णता की मांग करने के बजाय प्रयास और सुधार को महत्व देती है। प्रोकोप्टन वो यात्री है जो पहाड़ की चोटी, ऋषि की ओर चढ़ रहा है, जो जानता है कि वो कभी भी फिसलेगा या गिरेगा, लेकिन जो हर सुबह फिर से उठकर आगे बढ़ने का संकल्प लेता है। ये मान्यता स्टोइकवाद को एक कठोर सिद्धांत से दैनिक जीवन की एक लचीली प्रणाली में बदल देती है, जहां आंतरिक संघर्ष और गलतियां प्रगति के आवश्यक चरण माने जाते हैं। समृद्धि और धन को उदासीन मानने के बावजूद स्टोइकवाद को हमेशा पाखंड के आरोपों का सामना करना पड़ा है। ये विवाद विशेष रूप से सीजर के सलाहकार सेनेका जैसे धनी और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली स्टोइकों के संबंध में तीव्र था।
आलोचकों ने सवाल उठाया कि यदि धन वास्तव में उदासीन है तो सेनेका ने इतनी अपार संपत्ति क्यों जमा की। इस जटिलता के बावजूद स्टोइक का बचाव यह था कि धन या कोई भी पसंदीदा उदासीन स्वयं में बुरा नहीं है। बुराई केवल धन के प्रति तर्कहीन आसक्ति में है। एक स्टोइक धन का उपयोग सद्गुण पूर्वक कर सकता है, उदाहरण के लिए परोपकार या सार्वजनिक सेवा के लिए। लेकिन यदि वो धन खो जाता है तो वो बिना किसी आंतरिक उथल पुथल के उसे त्यागने के लिए तैयार रहता है। ये दृष्टिकोण भौतिक संपत्ति को केवल कार्य करने के लिए एक उपकरण मानता है, न कि आंतरिक खुशी का स्रोत। नियतिवाद के साथ स्वतंत्र इच्छा को समायोजित करने में एक और महत्वपूर्ण बिंदु स्वीकृति संकथीसिस के सिद्धांत में निहित है। स्टोइक सिखाते थे कि हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, नहीं, हम उन प्रारंभिक छापों, कल्पनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं जो हमारी इंद्रियों पर हमला करते हैं। हालांकि हमारी स्वतंत्रता का क्षेत्र हमारे मन द्वारा उन छापों को स्वीकृति देने की क्षमता में निहित है। एक अपमानजनक टिप्पणी एक बाहरी घटना है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, और ये आपके मन में क्रोध की भावना उत्पन्न करती है। एक छाप जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तथापि आप उस छाप को सत्य और कार्रवाई के योग्य मानने के लिए स्वीकृति देने या न देने का चुनाव कर सकते हैं। ये आंतरिक वीटो शक्ति ही वो अंतिम गढ़ है जहां मनुष्य लोगोस की नियति के बावजूद अपनी नैतिक स्वायत्तता बनाए रखता है। आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए एक अंतिम, अक्सर अनदेखा सिद्धांत एप्रोस्पथिया है। ये अवधारणा अपैथिया, तर्कहीन जुनून से मुक्ति से भिन्न है। अप्रोस्पैथिया का अर्थ है बाहरी वस्तुओं के प्रति उदासीनता का एक विशेष रूप से उन वस्तुओं के प्रति जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। ये सक्रिय रूप से किसी चीज से जुड़े न रहने का अभ्यास है, ताकि जब वो चीज अपरिहार्य रूप से बदल जाए या दूर हो जाए तो हमें दुख न हो। ये एक नाविक की तरह है जो जानता है कि वो हमेशा किनारे पर नहीं रह सकता। वो बंदरगाह में खुशी पाता है, लेकिन वो खुले समुद्र की अस्थिरता को भी स्वीकार करता है। प्रोकोप्टन इस अभ्यास का उपयोग अपने आप को सांसारिक सफलता या असफलता के प्रति भावनात्मक रूप से तटस्थ बनाने के लिए करता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उसका मन हमेशा अपने आंतरिक सद्गुण पर केंद्रित रहे। स्टोइकवाद की कार्यप्रणाली का मर्म एक ऐसी अवधारणा में छिपा है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, और वो है प्रोजोक, जिसका अर्थ है निरंतर और सक्रिय ध्यान या आत्म जागरूकता। ये केवल निष्क्रिय रूप से उपस्थित रहना नहीं है, बल्कि मन की एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति अपने हर विचार, हर निर्णय और हर आवेग की कठोरता से जांच करता है। ये वो आंतरिक पहरेदार है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी तर्कहीन या आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया हमारे तर्कसंगत किले में प्रवेश न कर पाए। स्टोइक अभ्यास में प्रोसोखे हमारी नैतिक यात्रा का शुरुआती बिंदु है, क्योंकि यदि हम ये नहीं जानते कि हमारे मन में क्या चल रहा है, तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की आशा कैसे कर सकते हैं। ये निरंतर चौकसी हमें एपिक्टेटस द्वारा बताए गए 3 मूलभूत अनुशासनों 3 डिसिप्लिन्स को लागू करने में सक्षम बनाती है, जो एक स्टोइक जीवन की संरचना का निर्माण करते हैं। पहला अनुशासन सहमति का अनुशासन है, जिसका संबंध हमारी धारणाओं और निर्णयों से है। जब कोई बाहरी घटना हमें प्रभावित करती है, तो हमारा पहला कार्य उस घटना के प्रति अपनी सहमति को रोकना होता है। ये समझने का प्रयास है कि क्या हमारी प्रतिक्रिया तथ्य पर आधारित है, या क्या ये केवल हमारे तर्कहीन भय या इच्छाओं की अभिव्यक्ति है।
ये अनुशासन हमें सिखाता है कि किसी भी चीज को अच्छा या बुरा मानने से पहले हमें अपने मन में उठने वाले भावनात्मक लेबल को हटा देना चाहिए। यदि हम इस अनुशासन में महारत हासिल कर लेते हैं तो हम अनावश्यक मानसिक पीड़ा से बच जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि पीड़ा वस्तुओं से नहीं बल्कि वस्तुओं के बारे में हमारे त्वरित अनियंत्रित निर्णयों से उत्पन्न होती है। एक बार जब हमने अपने निर्णयों को सुरक्षित कर लिया है, तब हम दूसरे अनुशासन की ओर बढ़ते हैं, जिसे इच्छा का अनुशासन कहा जाता है। ये अनुशासन हमें उन चीजों को चाहने के लिए निर्देशित करता है जो पूरी तरह से लोगोस या प्रकृति द्वारा निर्धारित है, यानी जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हमारी इच्छाएं कभी भी निराश न हों। हम अपनी इच्छा शक्ति को केवल सद्गुण पर केंद्रित करते हैं, क्योंकि सद्गुण ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे हम पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके समानांतर हम उन बाहरी परिणामों के प्रति एक तर्कसंगत उदासीनता विकसित करते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे कि स्वास्थ्य, धन या सामाजिक स्थिति। इस अनुशासन का परम लक्ष्य ये सीखना है कि ब्रह्मांड की घटनाओं को वैसा ही स्वीकार किया जाए जैसा कि वे हैं, न कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत संकीर्ण अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाए। इससे भी आगे बढ़कर तीसरा और सबसे बाहरी अनुशासन कार्य का अनुशासन है। यह हमारे सामाजिक और मानवीय कर्तव्यों से संबंधित है और यह सुनिश्चित करता है कि हमारी क्रियाएं तर्क और समुदाय के प्रति हमारे दायित्वों के अनुरूप हों। ये अनुशासन हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों के इरादे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का इरादा रखते हैं, एक सद्गुणी कार्य, लेकिन आपका प्रयास विफल हो जाता है, तो स्टोइक दृष्टि से आपका कार्य फिर भी सफल माना जाता है, क्योंकि आपकी नैतिक मंशा शुद्ध थी। ये हमें उन अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करता है जो परिणामों की अनिश्चितता से उत्पन्न होती है। ये अनुशासन हमें याद दिलाता है कि एक स्टोइक को दुनिया से अलग नहीं रहना है, बल्कि तर्कसंगत तरीके से इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना है। इस सैद्धांतिक ढांचे को दैनिक जीवन में उतारने के लिए स्टोइक एक विशेष अभ्यास पर निर्भर थे, जिसे हाइपोमनेमटा कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्मरण के लिए नोट्स या डायरी लेखन। मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस इसी परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये केवल विचारों को रिकॉर्ड करने का कार्य नहीं था, बल्कि रात में आत्म परीक्षा का एक अनुष्ठान था। रात को सोने से पहले स्टोइक अपने दिन की घटनाओं की समीक्षा करते थे। मैंने कहाँ गलती की, मैंने कौन सा निर्णय जल्दबाजी में लिया, मैंने किस जुनून को सहमति दी। ये दैनिक लेखा जोखा उन्हें उनकी प्रगति का आकलन करने और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करने की अनुमति देता था। ये अभ्यास उन्हें अपने दार्शनिक सिद्धांतों को केवल बौद्धिक ज्ञान के बजाय एक जीवित, श्वास लेने वाले नैतिक अभ्यास में बदलने में मदद करता था। इस प्रकार स्टोइकवाद केवल एक सिद्धांत नहीं रह जाता, बल्कि आत्म सुधार का एक उपकरण बन जाता है, जहां हर बीतता दिन ज्ञान की दिशा में एक कदम होता है। आंतरिक स्वतंत्रता की इस खोज में हमें स्टोइक विचार की एक मूलभूत लेकिन अक्सर भूली हुई परत को समझना होगा। वो है आत्मनिर्भरता का भव्य चित्र जो वे प्रस्तुत करते हैं। बात केवल भावनाओं को नियंत्रित करने की नहीं है, बल्कि अपनी चेतना के केंद्र को बाहरी दुनिया के तूफानों से पूरी तरह से अछूता रखने की है। दार्शनिकों ने इसे आंतरिक दुर्ग कहा, एक ऐसा मानसिक किला जहां तर्क ही
संप्रभु शासक होता है। ये दुर्ग हमें किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो दरिद्रता हो या राजसी वैभव, अपनी गरिमा और विवेक को बनाए रखने की शक्ति देता है, क्योंकि ये सिखाता है कि कोई भी बाहरी शक्ति हमारी नैतिक आत्मा को भंग नहीं कर सकती। जबकि आधुनिक समाज सफलता और संतोष के लिए लगातार बाहरी सत्यापन, धन, पद, प्रशंसा की तलाश करता है, स्टोइक इसके विपरीत सिखाते हैं। वे तर्क देते हैं कि आपका मूल्य किसी भी बाहरी उपाधि या पदवी से नहीं आता। आपका संपूर्ण मूल्य आपके तर्कसंगत चुनाव की गुणवत्ता में निहित है। इसके परिणाम स्वरूप जब हम इस आंतरिक संप्रभुता को पहचान लेते हैं, तो बाहरी हानि या लाभ हमें विचलित नहीं कर पाता। यदि कोई सम्राट आपको पद से हटाता है, तो आप दुखी नहीं होते, क्योंकि आपकी खुशी कभी उस पद पर निर्भर ही नहीं थी। ये एक ऐसी मानसिक दृढ़ता है जो न केवल व्यक्तिगत लचीलापन देती है, बल्कि हमें किसी भी प्रकार के भावनात्मक ब्लैकमेल से मुक्त करती है। स्टोइकवाद का आध्यात्मिक प्रभाव केवल नैतिक पाठों तक सीमित नहीं रहा। इसने बाद के धार्मिक विचारों में ईश्वर की उपस्थिति की प्रकृति को भी गहरा किया। हालांकि स्टोइक भौतिकवादी थे, ब्रह्मांडीय कारण लोगोस को अग्निश्वास न्यूमा के रूप में मानने से एक ऐसे ईश्वर की अवधारणा मजबूत हुई जो प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसके भीतर निवास करता है, एक सर्वव्यापक दिव्यता। ये विचार जो नवप्लेटोवाद के माध्यम से फिल्टर हुआ, ने ईसाई और इस्लामी रहस्यवाद, सूफीवाद में उस व्यक्तिगत आंतरिक परमात्मा की खोज को प्रेरित किया जो हर प्राणी में मौजूद है। यह स्टोइक संश्लेषण था जिसने इस बात पर जोर दिया कि ब्रह्मांड की समझ ईश्वर की समझ है और आत्मज्ञान ही दिव्य ज्ञान का सबसे सीधा मार्ग है। इसके अतिरिक्त स्टोइक जीवन शैली में एक सौंदर्य बोध निहित है जो केवल सादगी से परे है। यह संतोष का सौंदर्य है। एक स्टोइक उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसके पास महल है, बल्कि उस व्यक्ति के जीवन की सुंदरता को पहचानता है जिसने अपनी इच्छाओं को कम कर दिया है। ये एक ऐसी कला है जहां जीवन की सबसे बड़ी खुशी जटिलता या बहुतायत में नहीं, बल्कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में पाई जाती है। ये हमें ये सवाल करने के लिए प्रेरित करता है, क्या हमारी खुशी वास्तव में उन चीजों पर निर्भर करती है जिन्हें हम अथक प्रयास से प्राप्त करते हैं, या ये उस आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है जिसे हम चुनते हैं? स्टोइक हमें सिखाते हैं कि विवेकपूर्ण जीवन अपने आप में एक कलाकृति है जिसे किसी बाहरी अलंकरण की आवश्यकता नहीं है। अंततः स्टोइकवाद हमें वास्तविक स्वतंत्रता का सबसे गहरा अर्थ प्रदान करता है। दुनिया को लोगोस द्वारा शासित और निर्धारित मानने के बावजूद वे सिखाते हैं कि स्वतंत्रता नियति से भागने में नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से समझने और स्वेच्छा से स्वीकार करने में है। ये उस नदी के प्रवाह को समझने जैसा है जो समुद्र की ओर बह रही है। आप प्रवाह को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी नाव को खुशी से उस दिशा में पतवार दे सकते हैं। यदि आप अपनी नियति को खुशी से गले लगाते हैं, ये जानते हुए कि ये सार्वभौमिक कारण का सबसे तर्कसंगत परिणाम है, तो आप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हम आवश्यक को पहचानकर, उसे अपनाकर और उसके साथ तालमेल बिठाकर बंधन से मुक्त होते हैं। और यही वो अंतिम सत्य है जो प्राचीन स्टोइकवाद को आज भी इतना शक्तिशाली और प्रासंगिक बनाता है। स्टोइक शिक्षण पद्धति केवल शांत, आत्मचिंतनशील अभ्यास तक सीमित नहीं थी, जैसा कि मार्कस ऑरेलियस के लेखन से अक्सर अनुमान लगाया जाता है। वास्तव में एपिक्टेटस और मुसोनियस रूफस जैसे प्रभावशाली शिक्षकों ने एक अत्यंत ज्वलंत
और टकराव वाली शैली का उपयोग किया, जिसे डायट्राइब, तीव्र आलोचनात्मक प्रवचन कहा जाता था। यह कोई अकादमिक बौद्धिक व्याख्या नहीं था, ये आत्मा की सर्जरी थी, जिसका उद्देश्य श्रोता के मन में तत्काल नैतिक उथल पुथल पैदा करना था। शिक्षक छात्रों को सीधे चुनौती देते थे, उनके पाखंड को तर्क के चाकू से चीरते थे और उन्हें नैतिक विफलता के क्षणों में पकड़ते थे। डायट्राइब का मुख्य उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं था, बल्कि श्रोता के चरित्र में तत्काल और कठोर बदलाव लाना था, जिससे वे अपने तर्कहीन आवेगों का सामना करने के लिए मजबूर हों। भाषा और तर्क के बीच स्टोइक का संबंध और भी सूक्ष्म और मौलिक था, जो केवल ब्रह्मांडीय लोगोस की अवधारणा से कहीं अधिक गहरा था। उन्होंने ध्वनि, PHN और उसके अमूर्त तर्कसंगत अर्थ, लेखता के बीच स्पष्ट अंतर किया। ध्वनि केवल भौतिक कंपन है जो हवा के माध्यम से यात्रा करती है, लेकिन लेखता वो गैर भौतिक तर्कसंगत अर्थ है जिसे मन तुरंत समझता है। स्टोइक तर्कशास्त्रियों ने तर्क दिया कि सत्य या असत्यता भौतिक वस्तुओं या केवल ध्वनियों में नहीं, बल्कि इन लेखता में निहित है, जो हमारे मन की तर्कसंगत सामग्री है। परिणामतः जब हम कोई झूठा दावा सुनते हैं, तो ये केवल हवा के कंपन की विफलता नहीं है, बल्कि उस अमूर्त अर्थ की विफलता है जिसे हमारा मन सटीकता से संसाधित करने में विफल रहता है। हमारे सोचने के तरीके की शुद्धता सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि हम इन लेखता को कितनी सटीकता और विवेक से संसाधित करते हैं। इस कठोरता के बावजूद नैतिक वस्तुओं के वर्गीकरण में एक और महत्वपूर्ण दार्शनिक बारीकी उदासीन एडियाफोरा वस्तुओं के विभाजन में निहित थी। हमने पहले पसंदीदा और गैरपसंदीदा उदासीनताओं के बारे में बात की है, लेकिन स्टोइक ने एक तीसरी, अधिक तकनीकी श्रेणी भी पहचानी। वे वस्तुएं जो वास्तव में पूरी तरह से उदासीन हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग सद्गुण या दुर्गुण को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता, न ही उनका कोई प्राकृतिक मूल्य है। उदाहरण के लिए, आपके सिर पर बालों की संख्या विषम है या सम, या आप चलते समय अपने दाहिने हाथ को पहले हिलाते हैं या बाएं हाथ को। इन चीजों में कोई नैतिक उपयोगिता नहीं है और इसलिए इन पर मानसिक ऊर्जा या तर्क शक्ति खर्च करना अनावश्यक माना जाता था। इस अति सूक्ष्म विभाजन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि साधक अपनी सीमित तर्क शक्ति को केवल उन क्षेत्रों पर केंद्रित करे जहां नैतिक प्रगति की दिशा में वास्तविक प्रयास संभव हो। इस नैतिक ध्यान के बावजूद स्टोइक सामाजिक संबंधों, विशेष रूप से मित्रता, फिलिया को कैसे देखते थे, ये उनके दर्शन की कठोरता को दर्शाता है। अरस्तु के विपरीत, जिन्होंने आनंद या उपयोगिता पर आधारित मित्रता की अनुमति दी, स्टोइक ने तर्क दिया कि सच्ची मित्रता केवल सद्गुण पर आधारित हो सकती है। उनके अनुसार केवल ऋषि ही ऋषि के मित्र हो सकते हैं, क्योंकि केवल सद्गुण ही एक विश्वसनीय, स्थिर और तर्क संगत आधार प्रदान करता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता करते हैं जो दुर्गुणी है और तर्कहीन जुनून से प्रेरित है, तो आप अनिवार्य रूप से उसकी अस्थिरता और तर्कहीनता से प्रभावित होंगे। इसलिए स्टोइक मित्रता का अर्थ था एक दूसरे के नैतिक सुधार के लिए एक गंभीर, लगभग कठोर प्रतिबद्धता। ये एक भावनात्मक बंधन से अधिक एक साझेदारी थी, जो दोनों पक्षों को तर्कसंगत पूर्णता की ओर धकेलती थी, जहां मित्र एक दूसरे के लिए दर्पण का काम करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनका शिक्षण नीरस या भावनात्मक रूप से सूखा था। विरोधाभासी रूप से
स्टोइक दार्शनिकों ने अपने शिक्षण में हास्य और विडंबना का भी उपयोग किया, एक तकनीक जो सुकरात की विरासत थी। डायोजनीज जैसे संकियों से प्रभावित होकर उन्होंने अक्सर सामाजिक रूढ़ियों का मजाक उड़ाया और तर्कहीन व्यवहार को उजागर करने के लिए तीखे चुटकुलों का इस्तेमाल किया। यह हास्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, ये एक शक्तिशाली दार्शनिक उपकरण था जिसे कमी का तर्क, आर्ग्यूमेंटम एड रिडिकुलम कहा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति विडंबना के माध्यम से अपनी मूर्खता का एहसास करता है तो वो सीधे आलोचना के बजाय सीखने के लिए अधिक खुला होता है। इस प्रकार स्टोइक ने यह साबित किया कि आंतरिक दृढ़ता बनाए रखने के लिए हमेशा गंभीर बने रहना आवश्यक नहीं है, बल्कि तर्कसंगता को लागू करने के तरीके लचीले और संदर्भाधारित हो सकते हैं। हमने जिस दार्शनिक यात्रा का अनुसरण किया है वो हमें केवल नैतिक सलाहों के संग्रह तक नहीं ले जाती, बल्कि एक ऐसे एकीकृत विश्वचित्रण तक पहुंचाती है जहां तर्क और भौतिकी अविभाज्य रूप से गुंथे हुए हैं। ये समझना आवश्यक है कि व्यक्तिगत विवेक की शुद्धता ब्रह्मांड के व्यापक क्रम की शुद्धता का ही एक प्रतिरूप है। जब हमने ज्ञान की संरचना और पदार्थ की प्रकृति की पड़ताल की तो हमने देखा कि स्टोइक विचार में बाहरी और आंतरिक दोनों दुनियाएं एक ही सर्वव्यापी ज्वलंत सिद्धांत के माध्यम से संचालित होती है। ये सिद्धांत हमारे मन को उस भव्य योजना में भागीदारी प्रदान करता है जिससे हमारे विचार मात्र व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं न रहकर सार्वभौमिक व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास बन जाते हैं। इस गहन जुड़ाव के आलोक में आत्मनियंत्रण की आवश्यकता एक व्यक्तिगत सनक नहीं रह जाती, बल्कि ये वैश्विक सद्भाव में योगदान देने का एक आवश्यक कर्तव्य बन जाता है। इन अंतर्दृष्टि के आलोक में मनुष्य की भूमिका एक निष्क्रिय दर्शक की नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय नाटक के सक्रिय अभिनेता की बन जाती है। यदि हम अपने आप को उस विशाल धारा का हिस्सा मानते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जीवन का मूल्य बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उस आंतरिक चयन से मापा जाता है। ये चयन हमें सिखाता है कि जीवन की अनिवार्यताओं को स्वीकार करना ही स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। जिस प्रकार एक नदी को ये पता होता है कि उसका अंतिम गंतव्य सागर है, उसी प्रकार एक विवेकपूर्ण मन को भी अपने अपरिहार्य भाग्य को प्रेम पूर्वक स्वीकार करना सीखना चाहिए। ये स्वीकृति, जैसा कि हमने देखा है, निष्क्रियता नहीं लाती। इसके विपरीत ये हमें उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जो हमारी तर्कसंगत प्रकृति के लिए उपयुक्त है, बिना किसी भावनात्मक उथल पुथल के। ये एक ऐसा संतुलन है जहां कर्तव्य और आंतरिक शांति एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। हमने भावनाओं के उस जटिल जाल को भी सुलझाया है जिसे स्टोइक ने तर्कहीन जुनून कहा था। ये विचार की भावनात्मक स्थिरता केवल भावनाओं को दबाने से नहीं आती, बल्कि उन्हें तर्क के सांचे में ढालने से आती है। इस दर्शन की सबसे बड़ी शक्ति है, ये हमें उस यात्री की याद दिलाता है जो लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, जो जानता है कि पूर्ण शिखर भले ही पहुंच से बाहर हो, लेकिन हर दिन की गई प्रगति ही असली उपलब्धि है। इस निरंतर सुधार की प्रक्रिया में बाहरी दुनिया की आलोचनाएं या प्रशंसाएं अपनी शक्ति खो देती है। अब हम उन भ्रांतियों से मुक्त हैं जो स्टोइक जीवन को ठंडा या अलग थलग मानती है। वास्तव में ये एक ऐसी जीवन पद्धति है जो मानवीय संबंधों और सामाजिक भूमिकाओं को अत्यंत तर्कसंगत प्रेम और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निभाती है। इन सभी तत्वों, आंतरिक अनुशासन, ब्रह्मांडीय एकता की समझ और नैतिक प्रगति पर अटूट ध्यान को मिलाकर देखने पर
स्टोइकवाद का प्राचीन बीज आज की मिट्टी में भी पूरी तरह से प्रासंगिक दिखाई देता है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा आश्रय हमारे भीतर है, एक ऐसा अभेद्य गढ़ जो समय और परिस्थिति से अप्रभावित रहता है। जैसे ही हम इस गहन दार्शनिक अन्वेषण को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ते हैं, हमारे सामने ये प्रश्न और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि इस प्राचीन विवेक का सार, जो सदियों से मानवता को मार्गदर्शन दे रहा है, हमारे आधुनिक जटिल अस्तित्व के लिए अंतिम संदेश क्या रखता है। ये केवल इतिहास का विषय नहीं है, बल्कि एक जीवित, श्वास लेता हुआ मार्गदर्शन है, जो हमें उस अंतिम विचार की ओर ले जाता है कि इस ज्ञान को अपने जीवन के केंद्र में कैसे स्थापित किया जाए। इस गहन दार्शनिक यात्रा के समापन पर हम स्टोइकवाद के वास्तविक सार को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये केवल भावनाओं को दबाने या उत्पादकता बढ़ाने का कोई नुस्खा नहीं है। ये एक पूर्ण जीवन जीने का विज्ञान है, जो हमें बाहरी दुनिया की अस्थिरता के बावजूद अपने आंतरिक तर्कसंगत केंद्र में दृढ़ता से खड़े होने की शक्ति देता है। हमने देखा कि कैसे स्टोइक दर्शन अपने तर्कशास्त्र की कठोरता और भौतिकी के सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण के साथ हमारे अस्तित्व के हर पहलू को एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था में पिरोता है। यह हमें सिखाता है कि हम केवल भाग्य के शिकार नहीं हैं, बल्कि उस लोगोस की अभिव्यक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। स्टोइकवाद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की हमारी आंतरिक क्षमता में निहित है। जब हम स्वीकृति का अनुशासन सीखते हैं, तो हम दुनिया के शोर से मुक्त हो जाते हैं। हम समझते हैं कि पीड़ा वस्तुओं से नहीं, बल्कि उन वस्तुओं के बारे में हमारे अपने तर्कहीन निर्णयों से उत्पन्न होती है। ये ज्ञान हमें एक अभेद्य मानसिक दुर्ग प्रदान करता है, जहां हमारा विवेक ही एकमात्र संप्रभु शासक होता है। ये दुर्ग हमें सिखाता है कि धन, स्वास्थ्य या प्रसिद्धि जैसी सभी उदासीन वस्तुएं केवल जीवन के उपकरण हैं, न कि उसका उद्देश्य। यदि वे मौजूद हैं, तो उनका उपयोग सद्गुण पूर्वक किया जाना चाहिए। यदि वे दूर हो जाते हैं, तो उनका नुकसान हमारी आत्मा की शांति को भंग नहीं कर सकता। ये दर्शन हमें निष्क्रियता की ओर नहीं ले जाता, बल्कि कर्तव्य की ओर प्रेरित करता है। नियतिवाद के बावजूद स्टोइक हमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोसोखे निरंतर ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहते हैं कि हमारी हर क्रिया सार्वभौमिक तर्क के अनुरूप हो। हम अपने कार्यों के परिणामों पर नहीं, बल्कि अपनी नैतिक मंशा की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे पूर्ण नियंत्रण में है। ये विश्व नागरिकता का आह्वान है, जो हमें संकीर्ण निष्ठाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। स्टोइकवाद अंततः हमें जीवन की सबसे बड़ी कला सिखाता है। वो है तर्कसंगत संतोष की कला। ये कला हमें सिखाती है कि हम अपनी इच्छाओं को कम करके और अपने कर्तव्यों को खुशी से पूरा करके ही सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। ये किसी भी धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, ताकि वो अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सम्मानजनक बना सके। आधुनिक युग में जहां चिंता और अस्थिरता हावी है, ये प्राचीन ज्ञान एक शक्तिशाली लंगर प्रदान करता है। तो अब जब हमने स्टोइकवाद के जटिल ताने बाने को समझ लिया है, इसके तर्क, इसके नियतिवाद और इसकी गहन नैतिकता को, तो वास्तविक अभ्यास अब शुरू होता है। चुनौती ये नहीं है कि मार्कस ऑरेलियस को पढ़े, बल्कि ये है कि उनके सिद्धांतों को
अपने दैनिक जीवन के हर छोटे निर्णय में लागू करें। ये आत्म परीक्षा, निरंतर सुधार और सार्वभौमिक कारण के साथ जानबूझकर तालमेल बिठाने का आजीवन प्रयास है। यही वो मार्ग है जो हमें स्टोइक शब्द के सतही अर्थ से परे ले जाता है और हमें उस आंतरिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करता है जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये वो ज्ञान है जो कभी पुराना नहीं होता और जो हमेशा हमें याद दिलाता है, आप जहां भी हो, आपके पास हमेशा अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है और यही अंतिम स्वतंत्रता है।